तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम हमारा जो एक टॉपिक जो बाकी था उसको कंटिन्यू करेंगे और वो था ग्रोथ ऑफ आइस। हम लिख रहे हैं ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स। है ना फ्रेंड्स? तो ये जो ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स वाला जो टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम इसको कंडक्ट करेंगे। देखिए, कंडक्शन ही के ही अंडर में आता है, फिर से हीट कंडक्शन के अंडर में, मतलब हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन के अंडर में। जस्ट अ सेकेंड। नाउ लेट्स सी के व्हाट इज सपोज टू हैपन। समझ के चलिए, जो बहुत कोल्ड कंट्रीज है, बहुत चिल्ड कंट्रीज है, नेशंस है, यहाँ जहाँ पे टेम्परेचर जो है, ऐसे रीजन्स जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से भी नीचे चले जाते हैं, मतलब माइनस में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं या माइनस में चले जाते हैं, उनके उन कंट्रीज से रिलेटेड ये टॉपिक है। मान के चलिए कि ये कोई पॉन्ड है और इस पॉन्ड में जो है क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली पानी होना चाहिए। बट क्योंकि इसका जो आउटर टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 0 से भी नीचे चला गया है, मतलब ये जो आउटर टेम्परेचर है वो माइनस में चला गया है। इसको मैं लिखता हूँ -θ°C। जस्ट सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ठीक है, -θ°C। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्योंकि ये -θ°C में चला गया, नेगेटिव में चला गया, ये जो आउटर जो टेम्परेचर है, मैं इसको ऐसे एक बॉर्डर ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, या इसको ऐसे बॉर्डर ड्रॉ कर रहा हूँ रेड से, देख लीजिए, इसका टॉप है ना, और यहाँ पे जो है ये आइस जमा हो गई है ना, दिस इज ए आइस लेयर फॉर्म्ड ओवर द पॉन्ड। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, जो पानी है ना, पानी का हर बार जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, और ये -θ है, तो क्या होगा, हीट जो है वो 0 से -θ की तरफ जाएगी, मतलब हीट विल बी एक्सट्रैक्टेड बाय द सराउंडिंग फ्रॉम द वाटर, इजंट इट? तो हीट जो है वो इस तरफ फ्लो होगी, और इसी वजह से जो आइस की जो लेयर है वो ग्रो होते जाएगी, वो उसकी जो आइस की जो लेयर है वो बढ़ते जाएगी, ग्रोथ होते जाएगी। जो मैंने ये डॉटेड रेड में निकाला है, दैट इज द ग्रोथ ऑफ द आइस लेयर, है ना। धीरे 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 हम मानेंगे कि पहले तो इसकी जो ये जो विड्थ थी आइस की वो सिर्फ y थी, बट कुछ टाइम dt में, हम बोलेंगे यहाँ पर, इसको मैं डिफाइन करने वाला हूँ इन टाइम dt। एक बहुत छोटे टाइम में आइस ग्रोज बाय dy, है ना, और ये जो है बिल्कुल छोटा सा, इसको हम कहेंगे dy अमाउंट से ये जो आइस की जो है वो ग्रोथ हुई है, समझे? तो क्यों ऐसा हो रहा है, फिर एक बार इसको देखेंगे कि ये पॉन्ड है, पॉन्ड में जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, बट हम ऐसे रीजन में हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मतलब वो माइनस में चला गया टेम्परेचर, 0 से भी नीचे। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हुआ और इनसाइड वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा, इसलिए क्या होगा, इसके टॉप लेयर पे पहले तो सबसे पहले टॉप लेयर पे आइस बनेगी और फिर वो आइस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो किस रेट से ग्रोथ होती है वो हम कैसे पता करेंगे, मतलब आइस किस रेट से बन रही है? तो हमने देखा कि dy अमाउंट ऑफ जो आइस की लेयर है ना, वो कितने टाइम में बनी है, dt टाइम में बनी है, ये dt है कि नहीं। तो ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स, ऐसा हमारा टॉपिक है। होपफुली आपको इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर अच्छे से समझ गया है तो फिर अब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं कि बेटा dt टाइम में जो है वो कितनी हीट अंदर जाएगी। तो हम बोलेंगे हीट एक्सट्रैक्टेड बाय सराउंडिंग इन टाइम dt। ठीक है, dt टाइम में कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हुई, तो dq इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला वही है
कि हीट एक्सट्रैक्टेड या हीट फ्लोन, हीट कहाँ से कहाँ पे फ्लो हुई है बेटा, वाई, वाई इतनी विड्थ में उसको फ्लो होना है, मतलब ये पानी से निकलेगी और सराउंडिंग में जाएगी। आइस कितना है, वाई इतने लेंथ का है या थिकनेस का है, तो ये जो आइस है ये इतना यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने वाला है, वाई इतना डिस्टेंस फ्लो होने वाला है। तो हमारा वही जनरल फॉर्मूला के, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द आइस इंटू ए इंटू चेंज इन द टेम्परेचर, सो ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ माइनस थीटा डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस चलना है इसने, y, इंटू कितने टाइम में चलना है, dt टाइम में, है क्या नहीं। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dq इज इक्वल टू k इंटू ए, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, सॉरी दिस इज स्क्रीन के बाहर चला गया था, देखो dq इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी k इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉन्ड, इंटू चेंज इन टेम्परेचर वॉज θ2 माइनस θ1, तो ये वाटर का 0 माइनस सराउंडिंग, तो 0 माइनस ऑफ माइनस थीटा इंटू डी टी डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस चला, लेंथ कितनी चली है, ये हीट कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ गई है, तो y डिस्टेंस। तो इसको लिखा हमने डी क्यू इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, ये हो गया थीटा डिवाइडेड बाय y इंटू डी टी। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया कि dt टाइम में कितनी हीट यहाँ से यहाँ खींची गई, सराउंडिंग ने पानी में से खींच ली। बट अब एक बात और देखिएगा, सराउंडिंग ने तो पानी में से हीट खींच ली, बट दोस्तों यहाँ पे हमें एक बात और समझनी है कि इतनी हीट अगर पानी में से खींची गई है तो कुछ पानी फिर एक बार क्या होने वाला है, किस में कन्वर्ट होने वाला है फ्रेंड्स, आइस में कन्वर्ट होने वाला है। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रैक्टेड हीट dq some layer will be formed, this layer, इस dt टाइम में इतनी आइस की लेयर फिर एक बार बन जाएगी, isn't it? तो नाउ हम बोलेंगे, नाउ इन टाइम dt dq amount of heat is extracted from water and hence a new layer, एक नई लेयर बनेगी, a new layer of ice is formed. थिकनेस ऑफ न्यू लेयर क्या होगी, तो थिकनेस ऑफ न्यू लेयर इज dy अमाउंट के थिकनेस की एक नई लेयर यहाँ पे बनेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये ऐसे बनने वाला है। नाउ जब थिकनेस बन रही है यहाँ पे dy लेयर की, तो इसको हम देख लेते कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो dq अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट हुई थी, मास ऑफ आइस फॉर्म्ड इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस फॉर्म्ड, m इंटू एस इंटू डी थीटा था। तो डी थीटा तो हम जानते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर कितना होने वाला है फ्रेंड्स, सिर्फ थीटा होने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पे मास कितना होगा, मास ऑफ, तो दिस इज डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम, कितना dv अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करने वाले, ये वाले लेयर का जो क्रॉस में बनाई हुई है, इसका वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू थीटा। तो यहाँ देखिए रो इंटू dv क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉट एक सेकेंड, m इंटू एल चाहिए था, यहाँ पे लैटेंट हीट चाहिए मुझे, लैटेंट हीट, नॉट m इंटू एस इंटू डी थीटा, m इंटू एल। तो थोड़ा सा चेंज ही कर लेता हूँ, तो dq अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन से कितनी आइस बनी, तो m इंटू लैटेंट हीट ऑफ आइस, तो m इंटू एल। मास क्या होगा, मास हो जाएगा डेंसिटी ऑफ आइस इंटू चेंज इन द वॉल्यूम इंटू एल,
हम यहाँ पे लगे तो लिख देते हैं सिंस मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है कि नहीं। और ये वॉल्यूम कैसे निकाले, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय ये थिकनेस, है ना। ये थिकनेस कितनी है दोस्तों, dy। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंटू dy इंटू L, दिस इज द अमाउंट ऑफ आइस, या हम बोलेंगे मास m जो है वो आइस का बना है। आइस जो बनी है वो मास m की बनी है। और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। तो इस हीट से, इस वाले हीट से, ये जो हमारा फॉर्मूला है dq वाला, और ये वाली हीट सेम है, इतनी एक्सट्रैक्ट हुई थी और उस एक्सट्रैक्शन की वजह से आइस बनी, है क्या नहीं। तो हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या होने वाला है फ्रेंड्स, ये होगा आपका k इंटू ए इंटू थीटा अपॉन वाई इंटू डी टी इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू डी वाई इंटू एल। ये a और ये a को आप काट लीजिए, इस dy बाई डी टी को एक तरफ ले लेते हैं, dy को इस तरफ और dt को एक तरफ, तो ये होगा आपका dy अपॉन डी टी। और अगर dy बाई डी टी को ले लेता हूँ, ये होगा k इंटू थीटा अपॉन रो इंटू एल इंटू 1 अपॉन वाई। तो ये आपका dy बाई डी टी का भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम लिख ले रहे हैं। बट क्या ये हमें पता करना है, नहीं, हमें पता है क्या चाहिए कि कितने टाइम में कितनी आइस ग्रो होगी। तो हम बोलेंगे देयरफॉर ये होगा आपका dt अपॉन dy जो बनेगा वो बनेगा आपका रोएल अपॉन के थीटा इंटू वाई। फ्रेंड्स ये होगा आपका टाइम के हिसाब से। अब dt को एक तरफ ले लीजिए, रोएल अपॉन के थीटा इंटू वाई इंटू डी वाई, ऐसे हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये टाइम dt जो है वो डिफरेंशियल फॉर्म में है। जब भी हमको ये सब डिफरेंशियल फॉर्म में मिलता है, हम क्या कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग, अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं तो देखिए इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा आपका टाइम t निकालने का तरीका, दैट इंटीग्रल dt इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्या था हमारा पुराना इक्वेशन फ्रेंड्स, वो था रोएल बाय के थीटा इंटू वाई डी वाई। तो ये है आपका रो एल बाय के थीटा इंटू वाई इंटू डी वाई। आप क्या करिए, इस रोएल बाय के थीटा को बाहर ले लीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट हुआ ना इंटीग्रेशन के हिसाब से। और यहाँ का जो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या बनेगा, टाइम टी बनेगा। तो रोएल अपॉन के थीटा, और ये इंटीग्रेशन जो बनेगा वो होगा वाई इंटू डी वाई। और इंटीग्रल वाई डी वाई क्या होता है, हम तो बचपन से जानते हैं, हम मतलब आप ही जानते हो, मैं तो बड़ा होके पढ़ा हूँ। तो 1/2 वाई स्क्वायर, इजंट इट, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, तो मैंने ऐसे लिख दिया। आप इसको 1/2 के रो इंटू एल अपॉन के थीटा इंटू वाई स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखते हैं, यहाँ ये फॉर्मूला मिला, तो क्या सच में ये फॉर्मूला किसी काम का है? अरे बिल्कुल काम का नहीं है। आप बिल्कुल आसानी से इसको ध्यान में रखिए कि ये जो पूरा जो टर्म है ना, ये कांस्टेंट हुआ, डेंसिटी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, या फिर ये k इज अ थर्मल कांस्टेंट, थीटा भी आपका सेम फिक्स टेम्परेचर है। तो इस पूरे टर्म को आप कांस्टेंट मान के टाइम रिक्वायर्ड टू ग्रो द आइस मस्ट बी t प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ये बड़ा जरूरी है। ये कंक्लूजन ही इस पूरे टॉपिक का जो है वो सार होगा। आप न्यूमेरिकल्स जो है इस कंक्लूजन से आराम से सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। तो देखिए अभी स्क्रीन शायद अच्छे से सेट हो रही है ना। तो देखिए कि हमने क्या कंक्लूजन यहाँ पे लेना है। कंक्लूजन लेना है कि टू ग्रो द आइस बाय y then 2y then 3y अमाउंट, मतलब अगर मैं आइस को डबल ट्रिपल ऐसे करना चाहता हूं तो टाइम का ये कैसे बनेगा, देयरफॉर t1 is to t2 is to t3 जो बनेगा वो होगा आपका 1 का स्क्वायर। देखो स्क्वेरिकल है ना सब फॉर्मेट, t प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर is to
2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर, और ये बनेगा आपका एक कंक्लूजन, इजंट इट? लुक, दिस इज अ मच इजियर थिंग कि आपने ग्रोथ ऑफ आइस के टॉपिक को पूरा इंटीग्रेशन फॉर्म में सॉल्व किया, और फिर इंटीग्रेशन फॉर्म के बाद आपने क्या कर लिया फ्रेंड्स, उसका कंक्लूजन बनाया कि मुझे अगर डबल करनी है लेयर को तो कितना टाइम लेगा, T1:T2:T3 क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस, मतलब 1:4:9:16 ऐसे होते जाएगा फॉरवर्ड। तो आप इसको आसानी से कर लेंगे होपफुली, बहुत आसान चीज़ है ये। और एक बार आप ज़रूर खुद से करके देखिएगा, यहाँ पे तो आपने पढ़ लिया, एक बार आप खुद से इसको ट्राई ज़रूर करिए। जब आप इसको खुद से ट्राई कर लोगे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। कुछ भी आपको क्वेरीज है तो मुझे पुटअप करिए, डोंट वरी जस्ट अबाउट इट। नाउ हम आते हैं यहाँ पे हमारा जो है ना पूरा कंडक्शन टॉपिक जो है खत्म होता है। जैसे हमने हीट ट्रांसफर पढ़ा, देखो मैं आपको थोड़ा सा फिर याद दिला देता हूँ कि हमारा टॉपिक चल रहा था हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में हमने 3 तरीके पढ़ने थे। एक था हमारा हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। दूसरा है कन्वेक्शन, और तीसरा जो है वो है आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन के बाद रेडिएशन। तो आज जो है हम कन्वेक्शन को भी खत्म करेंगे और रेडिएशन को हल्का हल्का स्टार्ट करेंगे। आप इसको एक बात ध्यान में रख लीजिए कि ये जो कन्वेक्शन टॉपिक है ना, ये सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी और किसी भी एंट्रेंस में। जनरली कन्वेक्शन से रिलेटेड किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आएगा। कन्वेक्शन से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको थ्योरेटिकल आएंगे, कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको एक और होमवर्क देता हूँ, आज मैंने कन्वेक्शन पढ़ा दिया आपको कि आप नेट पे जाइए और गूगल पे कन्वेक्शन से रिलेटेड जितनी कुछ थ्योरी मिलती है, जो कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं, आप उसको एक बार गो थ्रू करिए। अगर आपको कुछ भी उसमें भी डिफिकल्टी फेस होती है तो आप मुझे पुटअप करिएगा आर्टिकल के साथ में। तो चलो हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं कन्वेक्शन। ये है क्या? हमने देखा कि हम अभी तक हीट ट्रांसफर जो पढ़ रहे थे वो कंडक्शन के थ्रू पढ़ रहे थे, और कंडक्शन में क्या हो रहा था कि जो खुद मतलब एक जगह पे जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं वहां पे थर्मल एनर्जी बढ़ने के वजह से जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ती है उनमें वाइब्रेशन बढ़ने लगता है। ये वाइब्रेशन जो है मॉलिक्यूल दूसरे वाले को देता है, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को पास ऑन करता है, एंड लाइकवाइज द काइनेटिक एनर्जी गेट्स प्रोपैगेटेड। और ये था हमारा कंडक्शन। बट कन्वेक्शन में फ्रेंड्स एक्चुअल में क्या होगा, तो कन्वेक्शन में जिस मॉलिक्यूल को आपने हीट किया है वो मॉलिक्यूल खुद कंडक्ट होके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। चलो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलते हैं कि ये हमने कोई बीकर ले लिया या कोई वाटर टैंक ले लिया, और इसमें हमने ये पानी को जो है वो भर दिया है ना। और जब हमने पानी को भरा, वी स्टार्टेड हीटिंग दिस वाटर, लुक एट दिस, है ना, हमने इसको हीट अप कर दिया है वाटर को। नाउ क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम ये बॉटम लेयर को हीट अप करते हैं, यहाँ के मॉलिक्यूल्स जो है बिल्कुल जो बॉटम से लगे हुए जो मॉलिक्यूल्स है पानी के, वो हीट होने लगेंगे, वो गर्म होने लगेंगे, उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। और दोस्तों जैसे ही थर्मल एनर्जी बढ़ती है, हम पहले भी क्या पढ़ चुके हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इस वजह से वो थोड़े से लाइटर हो जाएंगे, उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। एज सुन एज दिस मॉलिक्यूल, मान के चलते हैं कि ये एक रेड वाला मॉलिक्यूल है, ये जो रेड वाले मॉलिक्यूल से हीटअप हो गए, तो क्या होने लगा, इनकी डेंसिटी कम हो गई। ये डेंसिटी जैसे ही कम हो गई, ये ऊपर के लेयर पे, क्योंकि हल्के हो गए ना, डेंसिटी कम हो गई मतलब क्या हुआ, वो हल्के हो चुके हैं वजन से, तो ये ऊपर के लेयर पे शिफ्ट हो गए। और जैसे ही ये ऊपर के लेयर पे शिफ्ट हो गए, क्या हुआ दोस्तों, ये जो हेवियर मॉलिक्यूल्स थे जो टॉप लेयर पे थे, ये जो टॉप लेयर के मॉलिक्यूल्स है वो नीचे इनकी जगह ले लेते हैं। अब क्या हुआ, जो गर्म वाले मॉलिक्यूल थे ऊपर चले गए और जो ठंडे वाले थे वो नीचे आ गए। अब इन्होंने फिर एक बार हीट एब्जॉर्ब कर ली, फिर ये गर्म हो गए, फिर इन्होंने शिफ्ट कर लिया, और इस तरीके से जो है पूरा मॉलिक्यूल खुद पूरी हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और ये एब्जॉर्ब्ड हीट जो है वो पूरी की खुद मॉलिक्यूल उसको कंडक्ट करके, उसको फ्लो करा के, उसको ले जाके टॉप लेयर पे थमा दे रहा है कि नहीं। तो मॉलिक्यूल ने हीट एब्जॉर्ब करी और वो खुद जाके कंडक्ट करा, वो खुद वहां पर चला गया, खुद कैरी कर रहा है, वो खुद कैरियर है
हीट का। ये हमें बात समझनी होगी कि मॉलिक्यूल इज हिमसेल्फ अ कैरियर ऑफ द हीट एनर्जी। और हमारे पुराने इसमें ऐसा हो रहा था कि फ्रेंड्स, नहीं हो रहा था। कंडक्शन में कोई मॉलिक्यूल कहीं जाता नहीं था, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है वो शेयर हो जाती थी वहां पर। और बस अब यही हमें समझना है कि जैसे जैसे अल्टी पल्टी करके खुद को हीट अप करते रहेंगे, पूरा जो मटेरियल है वो हीट होने लगेगा। इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन, जहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो हल्का हो गया, खुद ही उसने खुद को टॉप लेयर पे लेके चला गया, फिर टॉप लेयर से फिर बॉटम लेयर पे आया। तो नेचुरल कन्वेक्शन के बाद जो है, अगर हम कोई यहाँ पे फैन लगा दे, कोई मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल्स है वो चेंज नहीं हो रहे, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम फैन लगा के या और कोई टरबाइन लगा के हम ऐसा मॉलिक्यूल्स को एक दूसरी जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, और उसको कहते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। जहाँ पर नेचुरली चीजें हो रही है वो है नेचुरल कन्वेक्शन, और जहाँ पे हमने फैन लगाया, कोई एक्सटर्नल एजेंट लगाया, उसको हम कहेंगे फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो आपको कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ और समझने लायक नहीं है। यहाँ पर हम बस क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स themselves carries the thermal energy, है ना। मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे खुद एनर्जी को कैरी करता है, इसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कन्वेक्शन कहेंगे। तो अभी हमने ग्रोथ ऑफ आइस और कन्वेक्शन दोनों टॉपिक पढ़ लिए हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड्स, और ये टॉपिक है आपका नेक्स्ट वाला, ये होगा रेडिएशन। कर देते हैं हेडिंग पुटअप, रेडिएशन। ये जैसे हमने कंडक्शन पढ़ा ना, बहुत फॉर्मूलाज थे, न्यूमेरिकल्स थे, तो इस पूरे हीट ट्रांसफर इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बड़ा जो पार्ट है वो रेडिएशन ही है। अच्छा चलो देखते हैं कि रेडिएशन का प्राइमरी कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स। हीट का ट्रांसफर होने का ऐसा तरीका जिसमें किसी भी मीडियम की जरूरत ना हो। जैसे कंडक्शन में क्या होता था, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशंस के थ्रू जो है काइनेटिक एनर्जी फ्लो होती थी। कन्वेक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल खुद एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ले जाता है। मतलब कंडक्शन में भी आपको मीडियम चाहिए, कोई जरिया चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए जिसमें से हीट फ्लो हो सके, है ना। बट रेडिएशन में मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मटेरियल मीडियम, विदाउट एनी मटेरियल मीडियम in the form of electromagnetic energy, electromagnetic waves। तो ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मटेरियल medium in the form of electromagnetic wave is called as your radiation फ्रेंड्स। तो यहाँ आपको एक बात समझनी है कि जब हम रेडिएशन को डिस्कस करने निकले तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी या क्या कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। मैं आपको इसको समझाने के लिए सबसे आसान एक तरीका, एक सबसे आसान जो है एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे सन है, यहाँ पे सन है, ये है आपका सन, आपका मतलब हम सबका एक ही है, और यहाँ से जो है ये हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी जो है ये रेडिएट कर रहा है। यहाँ पे अर्थ है छोटी सी हमारी, है ना, ये आप हो यहाँ पे खड़े बिना बाल के। तो यहाँ से जब हीट एनर्जी यहाँ तक फ्लो हो रही है तो आपको एक बात समझनी होगी कि सन और अर्थ के बीच में तो दोस्तों कोई भी मीडियम है ही नहीं, पूरा का पूरा वैक्यूम है। और इस वैक्यूम में से भी जो हीट एनर्जी है सन के थ्रू वो अर्थ पे पहुंच रही है। तो हमें एक बात समझ में आई कि जब सन से लाइट और हीट एनर्जी अर्थ पे पहुंची तो बीच में कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं था।
जैसे कंडक्शन में मेटल था जिसमें से हीट फ्लो होती थी, कन्वेक्शन में खुद मॉलिक्यूल जो है लिक्विड का जो है वो पहुंचाता था हीट को। यहाँ पे रेडिएशन मतलब वेव्स के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो है ये हीट एनर्जी पहुंचेगी। और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट जो वेव्स होती है उनकी जो वेलोसिटी होती है दोस्तों वो इक्वल टू लाइट होती है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द वेलोसिटी इक्वल टू लाइट। तो हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन इज द फास्टेस्ट वे, दिस इज द फास्टेस्ट वे फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। ये आपको समझना है। तो ये समझ में आया कि आपको कि रेडिएशन इज फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर। तीनों ही कैटेगरी में सबसे फास्ट जो है हीट ट्रांसफर जो है वो रेडिएशन के थ्रू होता है, रेडिएशन को कराता है। ये हमें बात समझनी है। और यहाँ पर एक और बात समझनी होगी कि रेडिएशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है। अभी एग्जैक्टली मैं एक फंडा समझाता हूँ। मान के चलो कि दिस इज ए बॉडी, दिस इज अ बॉडी, बॉडी को हम बॉडी लिख ही देते हैं, है ना। और इसकी अपनी कोई एनर्जी है, इसके पास बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी है या हीट एनर्जी है हम मान लेते हैं। तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट हो रहे हैं अंदर, और जैसे जैसे हीट एनर्जी बढ़ जाती है उसका वाइब्रेशन बढ़ने लगता है। और इस वजह से क्या होगा कि ये जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को जो है वो एमिट करते रहेगी, ऐसे रेडिएट करते रहेगी। ये हीटेड बॉडी है and this is radiating the energy like this। तो हम इसको कहते हैं that continuous emission of energy from the surface of any body because of its thermal energy। तो इसको लिख दें एक बार फिर से डेफिनेशन फॉर्म में। रेडिएशन इज continuous emission of energy from the surface of energy from the surface of any body because of its thermal energy, because of its thermal energy, है ना। तो ये है रेडिएशन इज कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स थर्मल एनर्जी। तो ये हुआ आपका रेडिएशन फ्रेंड्स। तो आपको रेडिएशन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो समझ में आया, है ना। क्या था रेडिएशन, कि कोई भी जब आप बॉडी को हीटअप कर लेते हो तो वो क्या करता है, एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट करते रहता है। किस फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में वो एमिट करता है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इस तरीके से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो फास्टेस्ट है। सो रेडिएशन इज फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र। और हमने देखा कि रेडिएशन में किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो वैक्यूम से भी जा सकता है, मीडियम है या नहीं है इसके ऊपर रेडिएशन डिपेंड नहीं करता, वो होते रहेगा। वो जो प्रोसेस है रेडिएशन नाम की वो चलते रहेगी। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द इफ द मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स रेडिएशन से सबसे पहले अब हम इसमें जो डेप्थ में जाएंगे वो सबसे पहला टॉपिक लेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वैसे तो ये स्टेट बोर्ड के हिसाब से 11th स्टैंडर्ड में है। अभी भी जो हम कैलोरीमेट्री पढ़े या हीट की टेम्परेचर स्केल्स पढ़ रहे थे वो सब 11th में ही था। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी अब 11th में है, न्यू सिलेबस में। और जो एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है या पूरा का पूरा जो हमारा यूनिट है वो पूरा ही 11th स्टैंडर्ड में आता है, उसमें कोई कैटेगराइजेशन है ही नहीं।
तो सबसे पहले अब हम देखेंगे रेडिएशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट अभी पुराने जो हमारा सिलेबस था उसके बोर्ड्स में था। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पुराने बोर्ड में ना होते हुए 11th में डाल दिया गया, बट एंट्रेंस के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात बताना रह गया दोस्तों, अभी तक जो जो भी हमने टॉपिक पढ़े वो सारे एंट्रेंस के थे, बट रेडिएशन ये जो टॉपिक है ये आपके 12th बोर्ड के सिलेबस में भी है। न्यू सिलेबस में भी अब रेडिएशन इन डेप्थ इंट्रोड्यूस्ड है, वो पहले भी था, तो हम इसको काफ़ी आसान तरीके से पढ़ेंगे रेडिएशन को। बट बोर्ड्स का टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोर्ड्स में इंक्लूड नहीं होता, जबकि ये रेडिएशन का ही पार्ट है, फिर भी नहीं होता। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि अगर कोई बॉडी को आप हीट अप कर दो, मान के चलो कि दिस इज ए बॉडी हैविंग अ टेम्परेचर थीटा, है ना, इस बॉडी का टेम्परेचर थीटा है और इसको सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो थीटा नॉट में रखा गया, और हम कहना चाहते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है। बॉडी का टेम्परेचर जो है ये सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये जो बॉडी है वो हीट रेडिएट करेगी, है ना, हीट का लॉस होगा ऐसे, और ये जो बॉडी है वो ठंडी होते जाएगी, वो कूल होते जाएगी, तो इसीलिए उसका नाम दिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि अगर हायर टेम्परेचर की बॉडी को हम लोअर टेम्परेचर के सराउंडिंग में रख देते हैं तो क्या होने वाला है, वो हीट को लॉस करने वाली है बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के फॉर्म में वो हीट को लॉस करेगी। तो न्यूटन्स का लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ कहता है दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय बॉडी is directly proportional to excess of temperature of body over the surrounding, है ना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे न्यूटन्स लॉ को लिख रहा हूँ, इसको दो तरीके से लिखते हैं, बट न्यूटन्स लॉ को हम दूसरा तरीका बाद में देखेंगे। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी is directly proportional to excess of temperature of the body, excess of temperature of the body over the surrounding, over the surrounding। तो क्या हमारा यहाँ पे लॉ खत्म हो गया? नहीं, एक सेंटेंस आपको जोड़ना है, मैं समझाता हूँ क्यों जोड़ना है, क्या है। गिवन दैट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है वो काफी कम रहे, गिवन दैट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर किसके बीच में, बॉडी और सराउंडिंग के बीच में, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इज स्मॉल। मैं सेंटेंस को, इस स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली फिर एक बार समझाने जा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये हमारी बॉडी है जो काफी ज्यादा हीटेड है, ये ऐसे पूरी हीटेड है, इसका टेम्परेचर है ज्यादा है, किससे, सराउंडिंग टेम्परेचर से। तो मान लेते हैं कि सराउंडिंग टेम्परेचर आपका टी नॉट है, या आप इसको थीटा नॉट बोल दीजिए, इसको आप सराउंडिंग टेम्परेचर कह रहे हो, और जो बॉडी का टेम्परेचर है दोस्तों वो आपका टी, या फिर हम इसको थीटा लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज बॉडीज टेम्परेचर, दिस इज सराउंडिंग्स टेम्परेचर। और हम क्या कहना चाहते हैं कि थीटा जो है वो काफी ज्यादा है, थीटा नॉट से काफी ज्यादा है, ज्यादा है। आप टी ग्रेटर देन टी नॉट ऐसे भी लिख सकते हो, टी को लिखो या थीटा को लिखो, मैं टेम्परेचर को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्या होगा, ये बॉडी क्योंकि ज्यादा हीटेड है, इट विल रेडिएट द हीट इनटू द सराउंडिंग।
अब अगर हीट को वो रेडिएट कर रहा है, यहाँ पे से ऐसे भेज रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, बॉडी ने अपनी एनर्जी लॉस करी, बॉडी इज लूजिंग द एनर्जी। तो कितने रेट से वो अपनी एनर्जी लूज करेगी, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, जो रेडिएशन के थ्रू लॉस हो रही है बॉडी में बाय द बॉडी इज किसको प्रोपोर्शनल है, कि इन दोनों में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है। माने आप समझ के चलिए कि अगर बॉडी और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री का है, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे है और जो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे है, तो कितना का टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस का, है ना। पर अगर हम इसी को बढ़ा दे, अगर बॉडी 80 डिग्री पे है और सराउंडिंग 40 पे है, तो कितने का टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया, 40 का। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ हीट जो है या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो है वो भी ज्यादा होगी। तो हमने मैथमेटिकली रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या लिखते हैं हम, dq/dt। लॉस, ये है लॉस ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ हीट इन गिवन टाइम। So dq/dt is rate of loss of heat. It is directly proportional to your theta minus theta naught. और फिर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम चेंज करते हुए dq/dt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट हमने लिख दिया, है ना। तो ये हुआ आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बट इसको अब हम आगे देखेंगे, कैसे हम इसको देखने वाले हैं। ये जो रेट ऑफ लॉस हुआ है या लॉस हुआ है हमारा हीट का, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा लॉस हुआ हीट का वो हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, तो उतने ही टेम्परेचर का फॉल भी हुआ है। या आप अगर dq को ऐसा लिखते हो हमारे स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में, मास ऑफ बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी इंटू चेंज इन द टेम्परेचर d थीटा। आपने ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमने बहुत डेप्थ में देखा है। देयरफॉर क्या हम इसको dq/dt इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डी थीटा बाई डी टी कर देते हैं। यहाँ पे अपॉन डी टी किया तो यहाँ पे भी अपॉन डी टी कर दिया, है ना। और बस ये वाला एक इक्वेशन था हमारे पास, पुराना वाला, ये वाला, है ना। दिस वाज वन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 दे के रख सकते हैं हम। और ये है हमारा इक्वेशन 2 फ्रेंड्स, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका, dq/dt इज k इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। तो हमने लिखा k इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डी थीटा बाय डी टी, या चेंज इन टेम्परेचर अपॉन डी टी, है ना। और बस हमारा ये कंपैरिजन के साथ काम हो चुका है। आप डी थीटा बाय डी टी को अलग कर लीजिए, डी थीटा बाय डी टी विल बिकम k अपॉन मास इंटू एस इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। और ये देखो k क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इट इज मास, इट इज स्पेसिफिक हीट। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई फ्रेंड्स, कांस्टेंट हो गई। और इसीलिए डी थीटा बाय डी टी विल बिकम प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। तो ये भी एक नया स्टेटमेंट हुआ आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। और इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। हमें क्या पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। पहले इसमें क्या लिया था, थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले इसमें हमने क्या कहा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कहा। अब हमको तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कूलिंग कैसे हो रहा है उसका लॉ देखना है। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। बट गिवन कंडीशन क्या है, गिवन दैट द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल, है ना। तो हम बोलेंगे रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली proportional to difference of temperature between body and surrounding, given that, क्या given होना चाहिए, given that डिफरेंस इज स्मॉल। मैं जो ये बोल रहा हूँ ना, गिवन दैट डिफरेंस इज स्मॉल, वो इसलिए कि अगर कभी डिफरेंस कुछ समझ लो कि एक आधी बॉडी जो है वो 1000 डिग्री सेल्सियस पे है और टेम्परेचर जो है बॉडी का सराउंडिंग का वो 30 डिग्री पे है, तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उस केस में न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं होता, उस केस में स्टेफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन अप्लाई होगा। तो ये आपको एक बात समझने की
दोनों ही रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के लिए आएंगे। जब स्टेफन्स लॉ पढ़ाऊंगा तो मैं दोनों का आपको डिफरेंस बताऊंगा कि क्या होता है, क्योंकि दोनों ही लॉ के स्टेटमेंट्स एक जैसे हैं। तो स्टेफन्स लॉ और न्यूटन्स लॉ कब यूज करना है ये समझना सबसे आसान क्या तरीका है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप तब लगाओगे जब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कम होता है, लाइक 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री। बट अगर वो 500 है, 600 है, 1000 है, तो फिर आप यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं लगा सकते फ्रेंड्स। ये आपको बात समझनी है। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। आपको कुछ भी दिक्कत या कोई परेशानी महसूस होती है आप ज़रूर मुझे बताइए, मैं आपको इसके नोट्स आज फॉरवर्ड करूँगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और रेडिएशन का भी। सो थैंक यू वेरी मच।